हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास की हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, आज उसका हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली का निर्माण। आइए देखते हैं किस तरीके से जर्मनी और इटली नेशन स्टेट बने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जर्मनी के बारे में जानते हैं। कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या सेनाएं किसी भी राष्ट्र का निर्माण करने वाली हो सकती हैं? चलिए देखते हैं। आफ्टर 1848, 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे। जो राष्ट्रवाद था यूरोप के अंदर वो मूव करने लगा। कहाँ से? फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। इसके जो संगठन थे कौन कौन से? लोकतंत्र और क्रांति से। यानी कि इन दोनों संगठनों से या इन दोनों एसोसिएशन से जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी अब वो हटने लगी, दूर होने लगी। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन, आपको याद होगा कि जो राष्ट्रवादी जो सेंटिमेंट्स थी, भावनाएं थी, वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स। उसको किसने मोबिलाइज कर इकट्ठा किया? कंजर्वेटिव्स ने, जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने। यानी कि नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को एक वेपन के रूप में किसने यूज़ किया? कंजर्वेटिव्स ने। क्यों यूज़ किया? फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर, स्टेट की पावर को प्रमोट करने के लिए, एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। इसके साथ साथ जो राजनीतिक जो डोमिनेशन है, आधिपत्य है किसके ऊपर? यूरोप के ऊपर। इसके लिए इस प्रकार के जो सेंटिमेंट्स थी वो कंजर्वेटिव ने यूज़ की। यानी कि पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए किन्होंने? कंजर्वेटिव लोगों ने इन नेशनल या नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को एक वेपन के तौर पे यूज़ किया। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया देखते हैं। दिस कैन बी ऑब्जर्व, इस प्रक्रिया को देखा जा सकता है। इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड, कि किस तरीके से जर्मनी और इटली एक यूनिफाइड नेशन के अंदर बदले। यूनिफाइड नेशन मीन्स एक नेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हुए। यानी कि इस प्रकार की जो सेंटिमेंट्स थी उनका जर्मनी के और इटली के राष्ट्र राज्य के निर्माण के रूप में क्या योगदान रहा है। आइए देखते हैं। एज यू हैव सीन, जैसा कि आप देख चुके हैं, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड। जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी वो फैली हुई थी। कहाँ? अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स, जर्मनी के जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनके अंदर। हु इन 1848, जिन्होंने 1848 में ट्राइड टू यूनाइट, प्रयत्न किया यूनाइट करने का, इकट्ठा करने का, द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन। जर्मनी के जो अलग अलग जो महासंघ थे उनको इकट्ठा करके एक नेशन के रूप में इकट्ठा करने का प्रयास किया। इनटू ए नेशन स्टेट, किसके अंदर? एक नेशन स्टेट के अंदर। यानी कि जर्मनी के जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने 1848 में प्रयास किया जो अलग अलग जो कन्फेडरेशन थे जर्मनी के, उनको एक नेशन स्टेट के रूप में इकट्ठा करने के लिए। गवर्नड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, जिसको गवर्निंग कौन करेगी? सरकार कौन चलाएगी उस रीजन के अंदर या उस कंट्री के अंदर? पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट, चुनी हुई जो संसद है उसके ज़रिए। दिस लिबरल इनिशिएटिव, अब इन उदारवादी लोगों की ये जो पहल थी किसके लिए? टू नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए। वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाई, हालांकि इस पहल को रिप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, कुचल दिया गया। किन्होंने कुचला? बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्ची एंड द मिलिट्री। जो कंबाइंड फोर्सेस थी, संयुक्त जो सेनाएं थी किसकी? राजा की और मिलिट्री ने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इस प्रकार के जो नेशन बिल्डिंग के जो विचार थे उनको कुचलने का प्रयास किया। सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स, अब इनको समर्थन मिला किनका? जो लार्ज लैंड ओनर्स थे। और इन लार्ज लैंड ओनर्स को क्या कहा गया है? जंकर्स। कहाँ पर? पर्सिया के अंदर। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हु वर जंकर्स? जंकर्स वर द लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ पर्सिया। यानी कि इनके कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से जो लिबरल की जो इनिशिएटिव थी, पहल थी नेशन बिल्डिंग की, उनको कुचलने का प्रयास किया गया। राष्ट्र राज्य की, यानी कि वहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के जो प्रयास थे उन सबको
क्या किया गया, दबाने का प्रयत्न किया गया। और किन्होंने किया, आर्मी ने, और साथ साथ जो जंकर्स थे उन्होंने। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। फ्रॉम देन ऑन, तभी से ही पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। अब पर्सिया ने क्या कर ली, लीडरशिप ले ली, किसकी, इस आंदोलन की। फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन, राष्ट्र का जो एकीकरण है उसकी जिम्मेवारी। इट्स चीफ मिनिस्टर, इसके जो मुख्यमंत्री थे, ओटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। जर्मनी के यूनिफिकेशन में उनका एक क्रूशियल रोल है, इसलिए उनको चीफ आर्किटेक्ट माना है, मुख्य वास्तुकार जर्मनी के निर्माण का। कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। अब इस यूनिफिकेशन में उनको मदद मिली, किनकी, पर्शिया की सेना की, साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की, जो वहाँ का नौकरशाह था उसकी। 3 wars ओवर 7 year, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, कितने सालों के दौरान, 7 सालों के अंदर। विद ऑस्ट्रिया, किसके साथ लड़ाई लड़ी, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री, और इस युद्ध का अंत हुआ, इन तीनों के तीनों वार का अंत हुआ पर्शिया की जीत के साथ। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और इसी के साथ ही ये जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस थी ये पूरी हुई। कहाँ के यूनिफिकेशन की, जर्मनी के यूनिफिकेशन की। इन जनवरी 1871, जनवरी 1871 के अंदर क्या हुआ, द पर्शियन किंग, पर्शिया के जो किंग थे, विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर। विलियम फर्स्ट को घोषित कर दिया जर्मनी का क्या, एम्परर, राजा। इन ए सेरेमनी हैड एट वर्साय, एक सम्मेलन हुआ, एक सेरेमनी आयोजित की, कहाँ, वर्साय के अंदर। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, कड़ाके की ठंड थी, कब, 18 जनवरी 1871 को, उसकी प्रातः है। एन असेंबली कंपेराइजिंग द प्रिंसेस ऑफ, एक असेंबली इकट्ठी हुई जो कि किन किन से मिली हुई थी, बनी हुई थी, जो प्रिंस थे जर्मन स्टेट्स के, रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हुए, प्रतिनिधि जो थे किसके, आर्मी के, इम्पोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, ये सारे इकट्ठे हुए। गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साई, एक बड़ा ही कड़ाके की ठंड वाले हॉल के अंदर, जो कहाँ है, पैलेस ऑफ वर्साई के अंदर, यानी कि जो वर्साई का जो महल है उसके अंदर, टू प्रोक्लेम, और वहाँ घोषणा की, द न्यू जर्मन एम्पायर, एक नया जर्मनी का साम्राज्य, हेडेड बाय केसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया, और उसका हेड किसको बनाया गया, केसर विलियम फर्स्ट को। और कहाँ के थे राजकुमार थे ये, पर्शिया के। तो इस तरीके से जर्मनी के यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो देखी जा सकती है, ये कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ हुई। फिर क्या हुआ, द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शिया। अब ये आप लोगों ने देखी किस तरीके से पर्शिया का जो योगदान रहा है, उसने जो इनिशिएटिव की थी इस यूनिफिकेशन के अंदर, तो उसका जो डोमिनेंस है वो भी देखा जाता है किसमें, क्योंकि एक ये भी रीज़न था कि जो केसर विलियम फर्स्ट थे वो कहाँ के थे, पर्शिया के, उनको हेड बनाया गया। तो इस वजह से जो डोमिनेंस है पर्शिया का वो हम लोग देखते हैं कि पर्शियन जो स्टेट की पावर थी इस वजह से उसने ये समझ लो लीड किया इस जर्मनी की यूनिफिकेशन के अंदर। द न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द मॉडर्नाइजिंग ऑफ द करेंसी। अब ये जो नया स्टेट बना इसमें स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डाली गई, यानी कि जोर डाला गया किस पे, ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, कि आधुनिकीकरण किया जाए इस करेंसी का, बैंकिंग सिस्टम का, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम का, कहाँ, जर्मनी के अंदर। इन सब के अंदर क्या किया जाए, सुधार किया जाए, पुरानी परंपराओं को त्याग कर नए तरीके से मॉडर्नाइजेशन को अडप्ट किया जाए। पर्शियन मीजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। और पर्शिया के जो मापतोल की और जो वहाँ की जो परंपराएं थी, ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी, पूरे के पूरे जर्मनी के लिए क्या बन गई, वो एक मॉडल बन गई, आदर्श बन गई। तो इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इटली यूनिफाइड, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली किस तरीके से हुआ, ध्यान से देखिए। ये जो तीनों यूनिफिकेशन हैं बोर्ड के अंदर कई बार पूछे जा चुके हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ
यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। चलिए आज अब देखते हैं हम लोग इटली यूनिफाइड नेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट हुई। लाइक जर्मनी की ही भांति इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटली का भी एक इतिहास रहा है कि वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बटा हुआ था। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डिनेस्टिक स्टेट्स। इटली के जो लोग थे वो फैले हुए थे छोटे छोटे जो डिनेस्टिक स्टेट्स थे उनके अंदर। एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, इसके साथ साथ जो मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर था उसके अंदर भी। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में, इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली कुल 7 स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था। ऑफ विच, जिनमें से ओनली वन, अकेला सार्डिनिया पीडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। इन 7 में से अकेला एक ही जो स्टेट था सार्डिनिया पीडमोंट, उसको रूल कर रहा था कौन? जो इटली के जो प्रिंसेस थे वो। बाकी सब पे अन्य जो मोनार्चिकल फॉर्म थी, मोनार्च थे, उन्होंने क्या कर रखा था? शासन कर रखा था। द नॉर्थ वाज अंडर, अब बता रहा है कि कौन सा रीजन इटली का किसके अंडर में था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। जो नॉर्थ वाला रीजन है वो किसके नियंत्रण में था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के नियंत्रण में था। द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप। मध्य वाला हिस्सा किसके नियंत्रण में था? पोप के अंदर। एंड द सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बोर्बो किंग्स ऑफ स्पेन। स्पेन के जो बोर्बो राजतंत्र थे उनके नियंत्रण में था। कौन सा रीजन? साउदर्न रीजन। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। देखिए इटली के अंदर अकेली एक इटालियन लैंग्वेज जो थी वो कॉमन रूप धारण नहीं कर पाई। एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, और वहाँ विविध प्रकार की यानी कि जो भाषाएं थी उनके अंदर भी क्या थी? एक वेरिएशन देखने को मिली। फिर क्या हुआ? ड्यूरिंग द 1830s, यहाँ से यूनिफिकेशन की शुरुआत होती है। जुसेप मेज़नी हैड सॉट टू पुट, जुसेप मेज़नी ने प्रयास किया टुगेदर ए कोहेरेंट प्रोग्राम, एक कोहेरेंट प्रोग्राम चलाने के लिए फॉर ए यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, इटली को एक यूनिटरी नेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बड़ा ही सोच समझ के उन्होंने क्या किया? एक प्रोग्राम चलाया। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड ए सीक्रेट सोसाइटी। अब इसने मेज़नी ने क्या किया? एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। कौन सी? जिसको क्या नाम दिया? यंग इटली, फॉर द डोमिनेशन ऑफ द हिज गोल, सॉरी डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल, अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स, जो ये क्रांतिकारी जो विद्रोह थे इनकी जो असफलता थी, कब? बोथ इन 1831 एंड 1848, 1831 में और 1848 में। मीन्ट दैट, इसका सीधा सा मतलब क्या था? द मेंटल नाउ फेल ऑन, जो जिम्मेवारी थी अब पड़ गई कहाँ? किसके कंधों पे? ऑन सार्डिनिया पीडमोंट। यानी कि 1831 और 1848 के अंदर जो हार थी किनकी? क्रांतिकारियों की। तो इस वजह से अब जिम्मेवारी किसके कंधों पे आ पड़ी? सार्डिनिया पीडमोंट के। अंडर हिट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, इसके जो राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड, उनके नियंत्रण में। यानी कि उन्होंने इस अपराइजिंग की क्या, इस रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग की क्या ली? जिम्मेवारी ली आगे बढ़ाने की। टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स, जिम्मेवारी कौन सी थी? यूनिफाई करने की। किसको? इटली के जो स्टेट्स थे उनको। किसके जरिए? थ्रू वार्स, युद्ध के जरिए। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन, अब जो रूलिंग एलिट था उसकी नज़रों में इस क्षेत्र के अंदर ए यूनिफाइड इटली ऑफर्ड दैम द पॉसिबिलिटी, उन्होंने क्या देखा? अगर इटली का यूनिफिकेशन होगा तो उनको क्या मिलेगा? पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि वहाँ संभावना है कि आर्थिक विकास होगा एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा, राजनीति के ऊपर उनका प्रभाव होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस थी वो आगे बढ़ती जा रही थी। फिर नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके कंधों पे आ पड़ी? आइए देखते हैं। चीफ मिनिस्टर कैवुर हु लेड द मूवमेंट, अब जो चीफ मिनिस्टर कैवुर थे उन्होंने क्या किया? इस आंदोलन को अपने हाथों में लिया। टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, जिम्मेवारी क्या थी? यूनिफिकेशन किसका? इटली का। वाज नीदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट, अब ये कैवुर जो थे न तो रिवोल्यूशनरी थे और न ही कोई डेमोक्रेट थे, न तो क्रांतिकारी थे, न ही लोकतंत्र के समर्थक थे।
लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स, अन्य जो वेल्दी और एजुकेटेड जो सदस्य थे ऑफ इटालियन एलिट, इटली के जो कुलीन वर्ग थे उनकी भांति, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन, वो बढ़िया बोलता था कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा, किसकी बजाय, इटली की बजाय। यानी कि अगर देखा जाए तो वहाँ जो स्पेशली एक वर्ग था जो कौन सी भाषा को प्रीफरेंस देता था, फ्रेंच को, और वो वर्ग कौन सा था, स्पेशली वो वर्ग था इटालियन एलिट जो वर्ग था वो। फिर क्या हुआ, थ्रू ए टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, अब कैवुर ने क्या किया, चतुर कूटनीति अपनाई विद फ्रांस, किसको साथ लिया, फ्रांस को, इंजीर्ड बाय कैवुर ने, सार्डिनिया पीडमोंट सक्सीडिड, अब फ्रांस की हेल्प से सार्डिनिया पीडमोंट कामयाब हो गया, सफलता मिली उसको, किसमें, इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859, किसको हराने में, जो ऑस्ट्रिया की जो सेनाएं थी उनको कब हराया, 1859 में, किसकी हेल्प से, फ्रांस की हेल्प से। यानी किसने एक चतुर कूटनीति अपनाई, कैवुर ने, फ्रांस को अपने साथ लिया और 1859 के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रुप्स, नियमित सेनाओं की बजाय, ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटियर्स, बड़ी संख्या के अंदर जो स्वयंसेवक थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने भी अंडर द लीडरशिप ऑफ जुसेपे गैरिबाल्डी, उन्होंने यानी कि वॉलंटियर्स ने किसके नियंत्रण में, जुसेपे गैरिबाल्डी के नियंत्रण में ज्वाइन द फ्राई, इस विद्रोह में हिस्सा लिया। इन 1860, अब तीसरी जो भूमिका है वो किसकी आती है, गैरिबाल्डी की, उनको इटली के एकीकरण की तलवार भी कहा जाता है। इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली, अब इन्होंने क्या किया, इन वॉलंटियर्स ने अपने जो लीडर थे उसके लीडरशिप के अंदर 1860 के अंदर मार्च किया, कहाँ, साउथ इटली की तरफ, एंड द किंगडम्स ऑफ टू सिसिलीज, और कहाँ की तरफ, जो टू सिसिलीज वाला जो साम्राज्य था उसकी तरफ, एंड सक्सीडिड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स, और वो कामयाब हो गए जो वॉलंटियर्स थे, जो सपोर्ट था, समर्थन था किनका, लोकल पीजेंट्स का, इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, किनको भगाने में, स्पेन के जो राजा थे उनको भगाने में सहयोग मिला किनका, लोकल पीजेंट्स का। इन 1861, 1861 में, विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, विक्टर इमैनुअल सेकंड को घोषित कर दिया गया किंग, राजा कहाँ का, यूनाइटेड इटली का। हावेवर, यद्यपि मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन, अधिकांश जनसंख्या थी इटली की, अमंग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई, जिनके अंदर क्या थी, निरक्षरता दर बहुत ज़्यादा थी, रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर, उनको बेचारों को पता ही नहीं था, यानी कि वो अनअवेयर थे, किससे, लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से, यानी कि उनको जो उदारवादी, जो राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी उसका नहीं पता था। द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी, अब वो जो भीड़ थी पीजेंट्स की, उन्होंने समर्थन दिया किसको, गैरिबाल्डी को। ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों, इन सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया, उन्होंने कभी भी सदर्न इटली के अंदर कभी इटालिया के बारे में नहीं सुना, एंड बिलीव्ड दैट, इन पीजेंट्स ने ये माना, ये सोचा, ला टालिया वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ, कि जो ला टालिया है वो किसकी पत्नी है, विक्टर इमैनुअल की। तो इन्होंने इस वजह से सोचा कि इन्होंने जो पीजेंट्स थी कि जो राजा की जो पत्नी है उस पर कोई संकट है, इस वजह से उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो इस तरीके से हम लोग तीन लोगों की जो भूमिका थी, स्पेशली सबसे पहले मेज्जिनी की, उसके बाद काउंट कैमिलो द कैवुर की, और लास्टली जो गैरिबाल्डी थे उन्होंने जो वहाँ का जो पीजेंट्स था या वॉलंटियर्स थे उनको एक साथ यूनाइट किया और यूनिफिकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस तरीके से इटली एक यूनिफाइड नेशन के अंदर कन्वर्ट हुआ।